आज के जो टॉपिक रहने वाले हैं डिस्कशन के हमारे सेशन में, लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था उसमें हमने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, ठीक है, कि क्या क्या रीजन से, कॉजेज से लेकर के साइमन कमीशन की रिपोर्ट तक वी डिस्कस्ड। ओके, तो साइमन कमीशन तक जो था हम वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है, जो हम हमारा जो टॉपिक्स रहेंगे वो साइमन कमीशन के बाद जो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, मेजरली डेवलपमेंट जो रही हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन जो है जो आज क्या रहने वाले हैं, वो रहने वाला है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, किस तरीके से साइमन कमीशन का, किस तरीके से जो साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट किए गए, उसके जो उसका जो रिजल्ट निकला वो नेहरू रिपोर्ट निकला। किस तरीके से लॉर्ड बर्किनहेम, ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने चैलेंज किया, जिसकी वजह से नेहरू रिपोर्ट आई। फिर जो नेहरू रिपोर्ट को कैसे चैलेंज किया जिन्ना के 14 पॉइंट्स ने, ठीक है, कि मुस्लिम लीग के इंटरेस्ट जो थे वो फुलफिल नहीं हो पा रहे थे नेहरू रिपोर्ट से, तो जिन्ना जी जो थे वो 14 पॉइंट को लेकर के आए थे। फिर जो था गांधी जी के हाथ में एक बार फिर से जो है मास स्ट्रगल की जो है दौड़ भाग दी जाती है, और जो जिसका जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद किस तरीके से 3 जो सेशंस होते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के, ठीक है, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है, इन सभी के बेस पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट मेजर एक्ट है। आई एम एक्सपेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक क्वेश्चन तो है जो है इस साल का जो एग्जाम होने वाला है आपका ईपीएफओ का, उसमें मैं उसमें जो है एक क्वेश्चन, सो दो स्टूडेंट्स हु न्यूली ज्वाइंड अस, दिस इज फॉर यू कि ईपीएफओ स्पेशली जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ से रिगार्डिंग जो है एक स्पेशल कोर्स कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए जो है एक पेड कोर्स जो है वो चलाया जा रहा है अभिपीडिया की तरफ से, और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और आईआर, ये 2 कोर्सेज जो हैं पेड कोर्सेज जो हैं आपके लिए जो है चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो है कोविड-19 की वजह से जो है 50% का डिस्काउंट जो है आपको इन कोर्सेज के ऊपर दिया जा रहा है। साथ ही के साथ ईपीएफओ यूपीएससी 2020 के लिए आपके जो कंसेप्ट है उनको कंसोलिडेट करने के लिए जो है टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है। ठीक है, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको इस कोर्सेज से रिलेटेड, अगर इफ यू वांट टू अवेल द कोर्सेज और टेस्ट सीरीज, तो रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको जो मिलेगी वो अभिपीडिया के पोर्टल पर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हमारा जो आज का जो सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। तो ऑफिसर अभी जो है, जो आपके द्वारा जो है इम्पोर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन, मैं एक जो है आपको एक बार फिर से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। वो ये है कि आप सभी की मुझे जो है मेल्स आ रही हैं, कई कुछ बच्चों के मुझे मैसेजेस भी आए हैं कि जो है वो चाहते हैं कि जो सिलेबस है उसको जल्दी से जल्दी जो है वो उसको फिनिश किया जाए। तो मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 4 अक्टूबर को जैसे है वो होने वाला है। ठीक है, उससे पहले पहले जो है आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपको उसके बारे में कुछ भी जो है उसको टेंशन लेने की कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। बट फिर भी जैसे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर जल्दी से जल्दी आप सिलेबस कवर कीजिए, सो दैट कि उसके बाद जो है हम उसको जो है अच्छी तरीके से उसको रिवाइज कर सकें। सो मैंने एक चीज़ ये डिसाइड की है आज के सेशन में, अगर आप में से किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में, या बाद में जो बच्चे बाद में भी जैसे ये सेशन देखेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि जब तक जो हम अपना देश आज़ाद नहीं करवा लेते, देश नहीं आज़ाद करवा लेने से मेरा मतलब ये है कि हमारा देश जो है वो पहले ही 1947 में 1947 में जो है वो उसको इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। बट हमारा जो कोर्स चल रहा है उसमें जब तक हम अपने सेशन में, हमारा जो कोर्स चल रहा है उसके अंदर जब तक हम जो है 1947 में इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट जब हम पढ़ेंगे, तब तक जो है हम जो है जो क्वेश्चन वाला जो पार्ट रहता था कि जैसे हम पहले थोड़े से कंसेप्ट करते थे, उसके बाद जा करके जो रहता था हम कुछ क्वेश्चन जो थे उसके बेस पे
क्वेश्चन आंसर सोल्व किया करते थे। तो तब तक जो है क्वेश्चन आंसर सोल्व करने वाला पार्ट हम तब तक रहने देंगे, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा 1947 में, उसके बाद के हमारे जो सेशन होने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद आपके जल्दी से जल्दी जो फोटो टॉपिक्स थोड़े बहुत रह जाएंगे वो कंप्लीट करके जो है हम जो जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जब तक जो है आने वाले 1-2 सेशन में जो है क्वेश्चन आंसर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, सिर्फ जो है आपको जल्दी से जल्दी मैं जो ये सिलेबस है वो कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट जो थी 1928 में आई, जैसे हमने डिस्कस किया, जैसे जब साइमन कमीशन इंडिया में आया तो उसका ऑल ओवर द इंडिया जो है उसके अंगेज जो थे वो प्रोटेस्ट चले, ठीक है। तो क्या हुआ, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बर्किनहेड, वो बहुत गुस्सा हुए इस चीज़ से कि एक तो हम आपके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करना चाहते हैं और आप जो है दूसरा जो है इसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने चैलेंज किया इंडिया के जो भी पॉलिटिशियंस थे, जो लीडर थे, कि अगर आप एक टेबल के ऊपर आकर के सभी को एक्सेप्टेबल एक कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाते हो तो सेम जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो था तो एक तरीके से चैलेंज ही है, बट इन द डिस्गाइज फॉर्म एक अपॉर्चुनिटी था इंडिया के जो लीडर्स थे उनके लिए कि वो एक टेबल पर आए और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करें जो सबको एक्सेप्टेबल हो और उसी को वो इम्प्लीमेंट करवा सकें, ठीक है। तो इसी के लिए जो है 28 देयर इज ए क्लियर कट डिमार्केशन बिटवीन पावर्स, ओके, सेंटर और स्टेट के बीच में जो प्रोविंसेस है, सेंटर और प्रोविंस है, उसके बीच में जो क्लियर कट डिवीजन होना चाहिए पावर्स का। बाइकैमरल लेजिस्लेचर की, जैसे आज की डेट में भी हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट और बाइकैमरल लेजिस्लेचर है कि हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है, जो लोकसभा और जो राज्यसभा है बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। तो इसकी डिमांड जो थी आप देख रहे हैं किस तरीके से नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। और ज्वाइंट इलेक्टोरेट की डिमांड की गई थी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह पर ज्वाइंट इलेक्टोरेट की डिमांड जो थी वो रखी गई थी नेहरू रिपोर्ट में। बट जैसे कि हमने डिस्कस किया, मेनली जो लॉर्ड बर्किनहेड, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाजा तो जरूर था कि जो सभी के सभी इंडियंस जो है आज की डेट में भी कोई भी ऐसा इशू हो तो उसमें भी जो सभी के सभी जो आपको पता है जो पार्टीज है उसको उनको सभी को एक पॉइंट पर लेकर के आना कितना मुश्किल है, उनको एक पॉइंट पर लेकर के आना कितना मुश्किल है। तो जिन्ना के जो सबसे पहले जो 14 पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो था रेजिडुअल पावर टू द प्रोविंसेस, कि जो रेजिडुअल पावर्स हैं आज भी हम देखें, जो रेजिडुअल पावर्स हैं वो सेंटर के पास हैं, बट जिन्ना क्या डिमांड कर रहे थे कि जो रेजिडुअल पावर्स है वो प्रोविंसेस को प्रोवाइड की जाए। कि जैसे हमने बात करी कि जो डिमार्केशन ऑफ पावर्स की बात की गई थी कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर्स है उसको डिमार्केट किया जाए, तो उसमें जो है रेजिडुअल पावर्स को प्रोविंसेस को देने की डिमांड की गई थी। सेकंड जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन रहेगा, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय द सेंटर विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट, कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके से जो है वो अमेंडमेंट ना की जाए विदाउट कॉन्करेंस टू द स्टेट, के बिना कॉन्करेंस ऑफ स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके की अमेंडमेंट ना की जाए। आप पॉलिटी भी आप जो है ईपीएफओ के लिए पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविजन है, डिफरेंट कि कुछ ऐसे प्रोविजन है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें स्टेट की कॉन्फ्रेंस की आज भी जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में स्टेट की जो से है वो नहीं होती। तो जिन्ना क्या कह रहे थे कि अगर किसी भी तरीके की कोई भी अमेंडमेंट हो तो उसके अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स जो है वो होनी ही चाहिए। जो थर्ड प्रोविजन रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रोविजन रहेगा, वो रहेगा नो बिल और रेजोल्यूशन इन एनी लेजिस्लेचर, कि चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर हो या जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हो, टू बी पास एक 3/4 ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी कंसीडर सच अ बिल और रेजोल्यूशन टू बी अंगेज देयर इंटरेस्ट। अगर 3/4 जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो ये सोचते हैं कि अगर ये जो बिल है वो उनके जो इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो उसको बिल को जो रेजोल्यूशन को वो पास ना किया जाए। और 1/3 जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर, उन्होंने 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। और सिंध को जो है जो सिंध प्रांत है उसको बॉम्बे से अलग करने की बात की गई थी। और
कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की गई थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान में, और फुल रिलीजियस फ्रीडम कि सभी कम्युनिटीज को जो है फुल रिलीजियस फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए। प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स इन रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज कि किसी भी तरीके से, जैसे हम आज भी देखें जो है जो आर्टिकल 25 से लेकर के जो आर्टिकल 28 तक जो रिलीजियस राइट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। 29 और 30 में जो माइनॉरिटी से रिलेटेड जो है वो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, बट उनका मुस्लिम लीग का ये मानना था कि मुस्लिम से रिलेटेड जो है राइट है जो है उनको अलग से प्रोवाइड किए जाएं। बट जैसे हमने डिस्कस किया कि सभी पार्टीज को एक ही पॉइंट के ऊपर लेकर के आना, एक ही टेबल के ऊपर लेकर के आना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से जो नेहरू रिपोर्ट थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट जो थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। सभी के सभी जो लीडर्स थे उनको एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सभी को मनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। आज की डेट में भी सभी पार्टीज को किसी भी एक पॉइंट के ऊपर लेकर के आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। तो एट दैट टाइम दैट वाज नॉट एक्सपेक्ट, तो क्लियर कट ये चीज उनको क्लियर हो चुकी थी कि ये सभी लोग जो है वो एक ही पॉइंट के ऊपर नहीं आ सकते। ठीक है, अब बात करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। अब जो है कहीं ना कहीं जो डिसकंटेंट था, जिस तरीके की डिमांड जो थी 1919 का एक्ट जो आया था मोंटेगो चैम्बर ऑफ रिफॉर्म्स के बाद, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1919 का आया, फिर साइमन कमीशन जो है वो उसको रिव्यू करने के लिए लेकर के आए, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे, जो बाकी की जो लीडरशिप थी, वो उनको एक चीज़ का तो पता लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स जो हैं, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सेल्फ गवर्नमेंट या डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करने के हक में उनको नज़र नहीं आ रहा था। तो 1928 के अंदर कोलकाता सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके अंदर जो नेहरू रिपोर्ट थी, मोतीलाल नेहरू साहब ने जो रिपोर्ट की थी उसको अडोप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, बट जैसे उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी थी, डिमांड रखी थी, बट उस टाइम पे जो एक यंगर लीडर्स जो थे, जो यंग जनरेशन के रूप में निकल करके बाहर आ रहे थे, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो लीडरशिप थी, जो यंग लीडरशिप थी, ओल्ड लीडरशिप की बात करें तो मोतीलाल नेहरू, ठीक है, जो गांधी जी थे, ये इनको ओल्ड लीडरशिप में हम गिनेंगे, और जो जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस जो निकल करके आए थे, ये यंग लीडरशिप जो थी वो निकल करके आ रही थी। तो इनकी कहीं ना कहीं ये डिमांड थी कि आप जो है डोमिनियन स्टेटस की मांग ना कर करके आप जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की डिमांड रखे। बट उस टाइम पर क्या था कि गांधी जी को ये लगा था कि जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको बड़ी मुश्किल से तो डोमिनियन स्टेटस के लिए राजी किया है। डोमिनियन स्टेटस की डिमांड जो है उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि जिस तरीके से लेबर पार्टी जो है वो अब पावर में आई है, तो उनको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब जो थी वो दिखती नजर आ रही थी। ठीक है, तो गांधी जी ने सोचा कि अभी जो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को एकदम से छोड़ करके पूर्ण जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की तरफ जो है वो अभी नहीं जाना चाहिए। उसकी जगह पर क्या था कि जो उनको 1 साल का जो था वो अल्टीमेटम देना चाहिए कि सो दैट जो डोमिनियन स्टेटस की जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके। ठीक है, तो 1928 के अंदर उनको 1 साल का जो अल्टीमेटम था वो प्रोवाइड किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब 1929 का जो साल जो है वो अब आ जाता है, 1929 का साल। लेबर पार्टी, जैसे हमने डिस्कस किया था कि कंजर्वेटिव पार्टी जो थी उनको ये डर था कि वो आने वाले इलेक्शंस में कहीं हार न जाए, तो वही बात होती है, तो उनकी आने वाले इलेक्शंस में जो यूके के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर उनकी हार होती है और लेबर पार्टी जो है वो पावर के अंदर आती है। तो उसी टाइम पर जो है जो गवर्नर जनरल है, जो वाइसराय हैं, वाइसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड इरविन, ठीक है, लेबर पार्टी के पावर पे आने के बाद उनकी एक डिक्लेरेशन आती है कि जो 1920 जिसको दीपावली डिक्लेरेशन। अब ऑफिसर्स आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि दीपावली डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये कब आई, इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, उस टाइम ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, किस ईयर के अंदर आई। तो दीपावली डिक्लेरेशन को है जो है इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है कि दीपावली डिक्लेरेशन जो थी 1929 में लेबर पार्टी जब पावर में आई थी, तो लॉर्ड इरविन जो थे वो दीपावली डिक्लेरेशन के साथ आए थे कि जो 1919 में जो डोमिनियन स्टेटस की जो डिमांड जो थी वो रखी गई थी, वो अभी भी डिमांड जो है वो हम जो है प्रोवाइड कराने में के लिए जो है
अपना वचनबद्ध हैं, ठीक है। तो दीपावली डिक्लेरेशन आई थी 1929 में, बट एक टाइम फ्रेम जो था वो प्रोवाइड नहीं किया गया था कि कब जो है डोमिनियन स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही के साथ जो थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो थी वो प्रॉमिस किया गया था कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें सभी लोगों को बुलाया जाएगा और उसके बाद जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो रिफॉर्म है वो किए जाएंगे, ठीक है। अब इस चीज की डिमांड तो कर दी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डिमांड तो उन्होंने जो थी वो कर दी, बट कांग्रेस का ये बोलना था कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये नहीं इस तरीके का कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए कि जो है डोमिनियन स्टेटस कब आएगा, कैसे आएगा। उनकी डिमांड ये थी कि डोमिनियन स्टेटस के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी है उसके ऊपर जो है वो बात की जाए, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस तो हमें तुरंत मिल जाना चाहिए और जो उसके लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो करने हैं उसके ऊपर जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात होनी चाहिए। बट लॉर्ड इरविन जो थे, उस वाइसराय जो थे, उन्होंने कांग्रेस की डिमांड को सिरे से ही नकार दिया, ठीक है। तो 1929 का साल आ जाता है तो लाहौर सेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इन केस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, लाहौर सेशन, ठीक है। तो लाहौर सेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर अभी तक जो थी वो कांग्रेस की जो डिमांड रही थी वो रही थी डोमिनियन स्टेटस से, बट जैसे हमने 1928 में डिस्कस किया कि जो यंग लीडरशिप थी वो पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड वो कर रहे थे। तो लाहौर सेशन में जो फर्स्ट टाइम जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो उनकी डिमांड रखी गई थी वो क्या रखी गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंसेप्ट ऑफ पूर्ण स्वराज की डिमांड जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से रखी गई थी। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को जो था फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो था वो सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। आज भी जो हम देखेंगे 26 जनवरी को जो है हम रिपब्लिक डे को जो सेलिब्रेट करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि जो 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट टाइम जो था रावी नदी के ऊपर जो प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने जो इंडियन फ्लैग था उनको उसको होस्ट करके फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो था उसको सेलिब्रेट किया था। और साथ ही के साथ लाहौर सेशन में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए गांधी जी को जो थी वो कमान जो थी वो सौंप दी गई थी कि आप जो है डिसाइड कीजिए कि किस तरीके से जो आने वाली मूवमेंट है, जो मास स्ट्रगल है, उसको एक डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो दीज वर द डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देश जो है सीडीएम का वो तैयार हो चुका है, ठीक है। जो डिमांड थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की डोमिनियन स्टेटस की वो एक्सेप्ट नहीं हो पाई, ठीक है। एक साल का जो पीरियड था जो प्रोवाइड किया गया था वो भी निकल चुका है। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी की जो लीडरशिप के अंदर वो लॉन्च होने के लिए तैयार है, ठीक है। गांधी जी क्या करते हैं उस टाइम पर, गांधी जी कहते हैं अल्टीमेटम प्रोवाइड करते हैं उस समय जो वाइसराय थे इरविन साहब को 11 पॉइंट्स अल्टीमेटम जो था गांधी जी के द्वारा दिया गया था कि अगर आप इन डिमांड्स को मान लेते हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को है वो लॉन्च नहीं किया जाएगा। तो वो डिमांड्स क्या थी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, अल्टीमेटम ऑफ गांधी जी 11 पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन थे उनको किस तरीके से फ्रेम किया गया था, टीचर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पूछा गया था। तो इस टाइम पर क्या होगा कि आपके लिए जो सीडीएम के जो फीचर्स रहेंगे या जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे 1905 के अंदर जब स्वदेशी मूवमेंट जब लॉन्च हुआ था उसके क्या फीचर्स रहे थे। तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर जो पेपर एग्जाम जो हो चुका है उसको जो है अपना जो है एक गाइडलाइन बना करके उसके तरीके से ही अपना जो आपकी प्रिपरेशन है वो करनी चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटम गांधी जी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम अगेन। तो वो अल्टीमेटम क्या थे गांधी जी के, तो फर्स्ट जो अल्टीमेटम था इंपॉर्टेंट अल्टीमेटम कि एक्सपेंडिचर जो है आर्मी या सिविल सर्विसेज का उसको रिड्यूस किया जाए 50% तक, आर्म्स एक्ट में चेंज किया जाए, ठीक है। अलाउइंग पॉपुलर कंट्रोल ऑफ इशू ऑफ फायर आर्म लाइसेंस की चेंज करके आर्म्स एक्ट के अंदर चेंज किया जाए और अलाउ किया जाए पॉपुलर कंट्रोल ऑफ इशू ऑफ फायर आर्म लाइसेंस, रिड्यूस रुपीज स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो टू $1, ₹1 to $4, ठीक है। जो रुपीज स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो है उसको जो है वो कम कर दिया जाए। लैंड रिवेन्यू को जो है 50% तक कम किया जाए। अबोलिशन ऑफ साल्ट टैक्स, कि अब साल्ट टैक्स को जो है आप जो है नमक के ऊपर आप जो है
टैक्स लगा रहे हो, ठीक है, जैसे हम फिल्मों में भी देखते हैं आजकल की इंडियन मूवीज में, अभी तो नहीं होता, पुरानी मूवीज में देखा होगा कि सरदार हमने तो आपका नमक खाया है। तो नमक खाने के लिए भी जो था वो इंडियंस को जो था वो टैक्स प्रोवाइड करना पड़ता था, ठीक है। तो सारे टैक्स को जो है अबॉलिश किया जाए, और जो गवर्नमेंट की जो साल्ट मोनोपोली है कि सिर्फ जो गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनीज जो है वही जो है वो साल्ट बना सकती हैं, तो उसको अबॉलिश कर दिया जाए। रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाए। यही केस था गांधी जी ने की डिमांड जो रखी थी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने की, जो नॉन वायलेंस के अंदर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो आपने अरेस्ट किए हैं उनको जो है रिलीज कर दिया जाए, और रिजर्व कर दिया जाए कोस्टल शिपिंग्स को फॉर इंडियंस के लिए, जो कोस्टल शिपिंग्स है उसको स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए जो है वो रिजर्व कर दिया जाए। सो दीज वर द डिमांड्स ऑफ गांधी जी। 11 पॉइंट अल्टीमेटम जो गांधी जी ने उनको दिया था, तो उसका जो डिमांड जो थी लॉर्ड इरविन साहब ने नहीं मानी, ठीक है। अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी की पर्सनैलिटी और उनका जो सेंस ऑफ आप कह सकते हैं थॉट देखिए कि किस तरीके से मासेस को जो है एक स्ट्रगल की तरफ लेकर के जाना। कि अभी तक जैसे हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में या स्वदेशी मूवमेंट में देखा था कि जो विलेज एरियाज के जो लोग थे वो स्वदेशी मूवमेंट में उतना हद तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी जो विलेज एरिया से लोग आए तो थे, बट जो एक्सटेंड था मास पार्टिसिपेशन का, ठीक है, वो पीजेंट्स तक ही जो था, जो पीजेंट्स थे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। अब किस तरीके से, अब उस टाइम पे तो जैसे आपने हमने देखा कि किस तरीके से जो उस टाइम पर क्या क्या कारण रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के, चाहे वो खिलाफत का इशू रहा हो या जो रोलर टैक्स का इशू रहा हो, तो इस तरीके से बहुत सारे इश्यूज थे। बट अभी जो था वो किस तरीके से मासेस को एक साथ लेकर के आया जाए, तो कुछ ऐसी चीज को ढूंढा जाए जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो गांधी जी ने क्या चुना, नमक, साल्ट, बेसिक नेसेसिटी। कि सर फिर से वही बोलूंगा कि सरदार हमने तो आपका नमक खाया है। आज भी नमक की कीमत बहुत रखी जाती है गांव देशों के अंदर। हम स्पेसिफिकली इंडिया की अगर हम बात करें कि हम भी बोलते हैं कि अगर आप किसी का नमक खाकर उसके साथ हमें गद्दारी नहीं करनी चाहिए, तो नमक की बहुत वैल्यू थी उस टाइम पर और आज भी है। तो गांधी जी ने ऐसी चीज चुनी जो जो सभी को जो है वो इम्पैक्ट कर पाए, इम्पैक्ट कर पाए। तो गांधी जी ने क्या चुना, साल्ट लॉस को जो था उसको डिसोबे करने के लिए चुना। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने जो गांधी जी ने जो स्टार्ट किया था दांडी मार्च, ठीक है, 78 फॉलोवर्स को साथ लेकर के अपने जो आश्रम था उनको साबरमती से निकले थे दांडी कोस्ट की तरफ, और 6 अप्रैल को उन्होंने वहां जाकर के साल्ट लॉ को ब्रेक किया था, ठीक है। और 9 अप्रैल को महात्मा गांधी जी ने लेड आउट किया था प्रोग्राम फॉर द मूवमेंट, कि 9 अप्रैल को जाकर के उन्होंने जो मूवमेंट था, जो प्रोग्राम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, कि किस तरीके से मूवमेंट को जो है वो चलाया जाएगा। क्योंकि हर जगह पर देखो, अगर आप इंडियन कोस्ट लाइन की बात करें कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत बड़ी है, बट देयर आर सम इंटीरियर पार्ट, तो वहाँ पे भी किसी न किसी तरीके से जो वो है वो मूवमेंट को चलाना था, ठीक है। तो जो भी एरियाज रहेंगे कोस्टल एरियाज, वहाँ पे तो साल्ट लॉस को डिसोबे किया जाएगा। बट जहाँ पर जो साल्ट है वो नहीं मिल पा रहा, तो उसकी जगह पे क्या किया जाएगा, जो वुमेन्स है, जो जहाँ पर जो शॉप्स हैं सेलिंग जो लिक्वर, जो शराब या ओपियम या फॉरेन क्लोथ्स है, उसके खिलाफ जो है पिकेटिंग की जाएगी, ठीक है, वुमेन्स के द्वारा। तो एक पूरा का पूरा कोर्स का जो प्रोग्राम का जो डिजाइन वो गांधी जी के द्वारा 9 अप्रैल को किया गया था। स्पिनिंग ऑफ क्लोथ बाय यूजिंग चरखा, चरखा से जो है वो स्पिनिंग किया जाएगा क्लोथ्स को। खादी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाइम से ही जो था वो बहुत फेमस हो चुका था। अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो थी फाइटिंग की जाएगी। प्रोग्राम आल्सो कॉल्ड अपॉन द पीपल नॉट टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, कि जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को अपना टैक्सेस जो है वो प्रोवाइड उनको जो है वो पे नहीं करेंगे, और सभी स्कूल और कॉलेजेस को जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉयकॉट करेंगे, और जो गवर्नमेंट जॉब्स जो एम्प्लॉय जा रहे हैं उनको रिजाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये गांधी जी ने जो प्रोग्राम था वो इंट्रोड्यूस किया था 9 अप्रैल को। तो ये इसके मेन प्रोविजन थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, जो पूरा का पूरा कोर्स किस तरीके से चलाया जाएगा। अब गांधी जी के साथ साथ जो उसके अलावा जो कोस्टल एरियाज थे वहाँ पर किस किस तरीके से, या कुछ अलग इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस के कौन कौन से लीडर्स थे, फिर से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
क्वेश्चन में आपको जो है आप मैच द फॉलोइंग से पूछा जा सकता है कि किस एरिया के अंदर कौन सा जो लीडर था वो उसको जो प्रोटेस्ट था उसको लीड कर रहा था, ठीक है। तो तमिलनाडु के अंदर जो लीडर था, जो लीडर थे उस टाइम पे जो लीड कर रहे थे पूरे के पूरे रिवॉल्ट जो मूवमेंट थी वो थे सी राजा गोपालचारी, ठीक है। मालाबार जो केरला वाला एरिया है उसमें के कलप्पन साहब, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन हिस्ट्री ऑफ केरला। पेशावर में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है पेशावर का जो एरिया है पाकिस्तान, जो आज की डेट में जो पाकिस्तान वाला एरिया उसमें खान अब्दुल गाफर खान साहब। तो आपको एक चीज में ध्यान में रखना है कि इसी एरिया से मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर 2017 में खान अब्दुल गाफर खान साहब के ऊपर क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछ चुका है आपके एग्जाम के अंदर ईपीएफओ के। तो मे भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट उसी तरीके से क्वेश्चन, अब क्वेश्चन तो यूपीएससी कभी रिपीट नहीं करती है, ठीक है, एक डायरेक्ट वे में कि अगर जैसे बाकी के एग्जाम हम देखें तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेड होते रहते हैं, बट यूपीएससी का एक ये ट्रेंड है, या आप बोल लीजिए कि यूपीएससी कभी भी जो है एक क्वेश्चन को रिपीट नहीं करती है। क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आपसे जो है वो पूछा जा सकता है कि किस एरिया के अंदर कौन किसको लीड कर रहा था। तो पेशावर के अंदर जो है खान अब्दुल गाफर खान साहब जो थे वो जो मूवमेंट था उनको लीड कर रहे थे, ठीक है। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके ऊपर जो है वो क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर यूपीएससी वो पूछ चुका है, ठीक है। और उन्होंने फर्स्ट जो पुस्तक पॉलिटिकल मंथली से स्टार्ट किया था पख्तून, एक्चुअली क्वेश्चन यही पूछा गया था। उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी साहब, ठीक है, और धरसना में सरोजनी नायडू, इमाम साहब एंड मनीलाल जो कि गांधी जी के बेटे थे, ठीक है, वो जो है मूवमेंट को वो लीड कर रहे थे। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो चल रहा है, सॉरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो अपने पूरी पावर्स के साथ पूरे अपनी पूरी स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट के सामने गवर्नमेंट जो थी वो कहीं ना कहीं वो दुविधा में पड़ गई, ठीक है, डाउट में पड़ गई। अगर वो इस तरीके के जो नॉन वायलेंट और सिविल डिसोबीडियंस के खिलाफ जो है पावर का यूज करते हैं, उसको ब्रूटली सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगेगा कि वो नॉन वायलेंस को वायलेंस के रूप में खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कांग्रेस की जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की गांधी जी की विन थी, ठीक है, गांधी जी जीत जाते इस चीज के अंदर। लोगों को ये तो समझ में आ जाता कि जो ब्रिटिशर हैं वो किस तरीके से वायलेंस का यूज कर रहे हैं नॉन वायलेंस के खिलाफ, ठीक है। और अगर ब्रिटिशर जो है कुछ नहीं करते फिर भी गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत थी। तो कहीं ना कहीं इनको जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को गांधी जी ने एक पूरे गोल चक्कर में घुमा दिया, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था वो किस तरीके से इस पूरे मूवमेंट को डील किया जाए। तो इसी बीच जो थे इरविन जो है गांधी ने इरविन पैक्ट जो है 25 जनवरी 1931 को गांधी ने पैक्ट जो है 25 जनवरी 1931 को जो है वो होता है, और इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर साहब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस पैक्ट को लेकर के आने के लिए। तो उसमें जो गवर्नमेंट साइड से क्या डिमांड जो थी वो एक्सेप्ट की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब इस चीज में एक चीज का ध्यान में रखना सभी को कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसका तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बाइकआउट कर चुकी है, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया था, ठीक है। और जो उसकी आउटकम्स थी वो भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसा कुछ खास आउटकम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर निकल के नहीं आया था। एक्चुअली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल, एक्चुअली ये 3 सेशंस हुए थे इंडियन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के, ठीक है। जो फर्स्ट सेशन रहा था उसमें कुछ ऐसी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं रही थी, क्योंकि उसमें जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं किया था किसी ने भी, इनके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं गए थे सिविल डिसोबीडियंस के को चलते हुए। तो ब्रिटिशर्स को भी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यूके के अंदर उनको भी इस चीज़ का पता था कि विदाउट कांग्रेस के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के ऊपर या किसी भी रिजल्ट के ऊपर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इनफैक्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अब जो है गांधी नेशनल पैक्ट जो है 25 जनवरी 1931 को पास होता है, ठीक है, पैक्ट होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है इसके अंदर एग्रीड करती है इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस, कि सभी पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज किया कर दिया जाएगा, बट दोस्त हु आर कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस, जो वायलेंस के अंदर कन्विक्टेड है उनको रिलीज नहीं किया जाएगा। रिमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, कि अभी तक जो भी फाइन्स कलेक्ट नहीं किया गया है उसको जो है रेमिट कर दिया जाएगा, वो फाइन्स उनसे वो नहीं लिया जाएगा, ठीक। अब इसकी टर्मिनोलॉजी के ऊपर जाना,
ठीक है, आपको किस तरीके से यूपीएससी आपको जो है कंफ्यूज कर सकती है, वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस आपसे वो स्टेटमेंट के रूप में दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग गाजिन इरविन पैक्ट कि इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर। ठीक है, अगर ये वो बोल देता है एग्जाम के आपकी स्टेटमेंट के अंदर, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने की बात तो की गई थी, बट नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस, कि जो वायलेंस के कन्विक्टेड नहीं थे उनको। ठीक है, और रिमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, कि अभी तक जो नहीं कलेक्ट किया गया उसको जो था वो रिमिट करने की बात की गई थी। तो किस तरीके से यूपीएससी आपको घुमा सकती है, आपको कंफ्यूज कर सकती है, आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आपको कुछ नया कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज मेरी तो आपसे एक ही बात मैं आपको बोलूंगा, प्लीज सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी आप जो है आपकी प्रिपरेशन जो है वो साथ साथ आपको पता है कि कितना जो है वो एफर्ट जो है हम अभिपीडिया की तरफ से पूरी की पूरी टीम जो है आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए, आप जो है एग्जाम क्लियर कर सके उसके लिए लगा रही हैं। तो आप प्लीज सेशन अभिपीडिया के साथ जुड़े रहिए और जो सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए करिए बस। रिटर्न ऑफ ऑल लैंड नॉट येट सोल्ड टू थर्ड पार्टीज, कि सभी लैंड जो है उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, बट जो अभी तक थर्ड पार्टीज को सोल्ड नहीं हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही आपको बार बार मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ इस चीज के ऊपर कि यूपीएससी आपको टर्मिनोलॉजीज के अंदर ही कंफ्यूज करेगी। ठीक है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि कहीं से कुछ ऐसा पूछ लिया जाएगा जो आपने कभी सुन। हाँ, यूपीएससी के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो सभी ऐसे क्वेश्चन हर साल यूपीएससी जो पूछता है, वो चाहे कितना ही पुराना टीचर क्यों ना हो, कितने ही साल से क्यों ना पढ़ा रहा हो, वो एक आधा क्वेश्चन तो यूपीएससी ऐसा लेकर ही कहीं ना कहीं ढूंढ करके लेकर के आती है जो किसी को भी नहीं आता होगा। इनफैक्ट वो कोई टीचर उसको आंसर ही नहीं कर सकता होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, बट आपने जो है उस क्वेश्चन की तरफ उसको अपने ईगो के ऊपर नहीं लेना। ठीक है, वो एक क्वेश्चन जो है वो आपका जो है सिलेक्शन वो डिसाइड नहीं करने वाला उसी एक क्वेश्चन से। हम बाकी के जो 13 क्वेश्चन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजीज के अंदर ही आपको कंफ्यूज किया जाएगा, तो दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो उसके बाद क्या था, लीनियन ट्रीटमेंट ऑफ दोस्त गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड रिजाइन, कि जिन्होंने अभी तक रिजाइन कर दिया गया है उनके साथ लीनियन ट्रीटमेंट जो है उनके साथ किया जाएगा और जो उनकी जॉब है उनको वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड ट्राई टू मेक सॉल्ट एंड कोस्टल विलेजेस फॉर पर्सनल कंजप्शन नॉट फॉर सेल। ठीक है, अब वो एग्जाम में आपको बोल देंगे कि राइट टू मेक सॉल्ट इन कोस्टल विलेजेस फॉर पर्सनल कंजप्शन एज वेल एज सेल। ठीक है, बट अब ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पर्सनल कंजप्शन के लिए साल्ट बनाने के लिए बोला गया था, सेल करने के लिए नहीं बोला गया था। ठीक है, अब ये तो थी गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड जो थी वो एक्सेप्ट की गई थी। अब गांधी जी की तरफ से या इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो डिमांड जो थी, अब इस चीज के अंदर आप एक चीज आप और देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। अभी तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो कांग्रेस को जो था रिप्रेजेंटेटिव नहीं मान रहे थे। ठीक है, कि ये तो माइनॉरिटीज को जो है वो उनको नहीं लेकर के आते हैं, ये तो हिंदूवादी लोग हैं। बट अब क्या हुआ था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जब ये पैक्ट साइन हुआ तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस थी उनको कहीं ना कहीं इंडिया का जो ऐसे लीडर जो था, कांग्रेस को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया को मान लिया गया था। एक ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी इंडियन हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो गांधी जी किस बात से एग्रीड हुए? गांधी जी एग्रीड हुए कि वो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको सस्पेंड करेंगे और जो सेकंड सेशन होने वाला है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी चले जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। अब आपको यहाँ पर एक चीज को और भी ध्यान में रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से तो गांधी जी को जो था सोल रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है, बट इसके अलावा हिंदू महासभा को कौन लीड कर रहा था? ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन था? डिप्रेस्ड क्लासेस का, मुस्लिम लीग का, ठीक है, और बाकी की जो इंडियन लिबरल फेडरेशन थी और बाकी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, प्रिंसिपली स्टेट, किस प्रिंसिपली स्टेट की तरफ से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव गया था। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो है इस एरिया से भी आपको फ्रेम किया जा सकता है कि फर्स्ट मीटिंग में इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं गई थी, तो उसके अलावा मुस्लिम लीग को उस वक्त कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस गई थी। ठीक है, तो उसमें गांधी जी रिप्रेजेंट कर रहे थे। थर्ड में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं थी वहां पर प्रेजेंट, तो उस केस में तो हिंदू मुस्लिम लीग को थर्ड में कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, सेकंड में कौन कर रहा था। तो ये सारा जो आपको इन्फॉर्मेशन इसकी होनी चाहिए। हम जो है इसको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा।
ठीक है, बट आपको अपने एंड पर भी, ठीक है, बच्चे साथ साथ ये भी चीज़ पूछते रहते हैं कि सर जो आप करवा रहे हो सफिशिएंट है, इसके अलावा हमें कुछ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। देखो कि एग्जाम तो है, मैंने सेट तो नहीं किया है, ना ही अभी पीडीएफ ने सेट किया है, ठीक है, हम सिर्फ आपको यहाँ पर गाइड कर सकते हैं, बाकी आपकी जो एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं काम करने वाले हैं। आपको अपनी तरफ से एफर्ट जो है वो पूरे लगाने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि जो मेरा पढ़ाया हुआ है इसी में से सब कुछ आएगा, ठीक है, आप ये जस्ट सिर्फ आपको एक गाइडेंस देने के लिए है। आपके एफर्ट्स कोई रिक्वायरमेंट तो रहेगी ही रहेगी। अगर कोई टीचर ऐसा बोले कि मेरे पढ़ाई हुई में से सब कुछ आएगा, इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, तो मैं उसको टीचर टूचर नहीं मानता, वो कुछ नहीं कर रहा, बस आप सबको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। तो किसी की बातों में ऐसे नहीं आना आपने, आपको जो अपने एफर्ट भी है वो उनको साथ साथ लगाना है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं हम। नेशनल गवर्नमेंट स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड। अब क्या हुआ था कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम तो लेबर पार्टी थी वहां पर, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बीच में डेवलपमेंट हुई कि जो लेबर पार्टी थी, ठीक है, वो जो थी वो अपनी जो मेजोरिटी थी वो खो बैठी, ठीक है, और उनकी जो सरकार थी गिर गई, बट एक कोalition गवर्नमेंट बनी जो कि नेशनल गवर्नमेंट, जिसमें कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी दोनों के मेंबर थे। जो प्रेसिडेंट था, जो प्राइम मिनिस्टर थे नाम से मैकडोनल्ड, वो तो लेबर पार्टी के थे, बट जो कैबिनेट के अंदर जो मेजोरिटी थी वो किसकी आ गई, वो कंजर्वेटिव की आ गई। और कंजर्वेटिव जो थे वो उनकी पॉलिसी स्टार्टिंग से ही एंटी इंडियन रहती थी, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि जो कांग्रेस की जो डिमांड है उसको इक्वल बेसिस के ऊपर लेकर के आना, उसको नेगोशिएट करने से उनको स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर दिया था नेशनल गवर्नमेंट ने, ठीक है। और ये सेशन जो था वो डेडलॉक हो गया। इस सेशन के अंदर जो थे एक माइनॉरिटी पैक्ट दिया गया कि मुस्लिम लीग के साथ साथ जो था वो क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और जो डिप्रेस्ड क्लासेस को एज अ सेपरेट एंटिटी उनको गिना गया हिंदूज के अलावा, ठीक है, हिंदू मेजोरिटी के अलावा जो थे, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उसको सेपरेट माइनॉरिटी गिना गया, ठीक है। अब इसके ऊपर गांधी जी का जो था वो डेडलॉक आ जाता है। गांधी जी को पता चल गया था कि ये फूट डालो और राज्य करो, ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज का एक मंत्रा जो था वो लेकर के आए थे। एक मंत्रा तो जो 1909 में जब सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम्स को प्रोवाइड किया गया था। अब यहाँ पर जो था जिसका हम देखेंगे, जो उसका जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1909 में आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंदर, तो उसका फ्रूट क्या निकला, फल क्या निकला, 1947 में पाकिस्तान की डिमांड भी हमें आगे आकर के देखेंगे। तो यहाँ पर वो क्या एक अलग से एक दलितिस्तान का एक बीज बोना चाहते थे, ठीक है, पर गांधी जी को उनकी जो मंशाएं थी वो कहीं ना कहीं क्लियर हो चुकी थी, तो यहाँ पे वो डेडलॉक हो गया था, ठीक है। तो गांधी जी थोड़े सेकंड राउंड टेबल से वापिस आ गए थे। तो इसके जो आउटकम्स थी वो देख लेते हैं। इसकी जो आउटकम्स, इंपॉर्टेंट आउटकम्स रही थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, कि 2 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सुन्नी, जैसे बॉम्बे को जो था, सिंध को जो था वो बॉम्बे से अलग कर दिया गया था, ठीक है। जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि सिंध को जो है बॉम्बे से अलग कर दिया जाए, तो वो डिमांड को था वो एक्सेप्ट कर लिया गया था। 2 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस बने थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध। सेटिंग ऑफ इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी, एक सेटिंग किया गया था, सेटअप की गई थी इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी को। एंड द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंसीड द बेसिक इंडियन डिमांड्स ऑफ फ्रीडम, कि जो इंडियंस की जो डिमांड थी पूर्ण स्वराज्य की, किस एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो है वो बना दिया जाए, ठीक है, तो वो जो डिमांड जो थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अब गांधी जी जो है वो इंडिया रिटर्न आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं 28 दिसंबर को, और 29 दिसंबर को जो है वो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है वो सिविल डिसोबीडियंस को रिज्यूम कर देती है, फिर से रिज्यूम कर देती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। बट इस टाइम क्या था, इस टाइम क्या डेवलपमेंट हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड, कि जो फर्स्ट फेज रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, उसमें लेबर पार्टी थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रो इंडिया इंडियंस के बारे में सोचते थे, तो वो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट एक मोमेंटम जो था क्रिएट करने का, एक टेम्पो बनाने का जो टाइम था वो स्टार्टिंग में दे दिया गया था फर्स्ट फेज के अंदर, कि जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी उसको अगस्त में जाकर के, इनफैक्ट अगस्त में, क्योंकि लॉन्च तो ये अप्रैल में हुआ था, अगस्त में जाकर के बैन किया गया था। अभी लास्ट के सेशन में कुछ एक बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर कि सेकंड जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर जो था कांग्रेस को बैन किया गया था कि नहीं किया गया था। तो सेकंड जो सिविल डिसोबीडियंस के अंदर जो कांग्रेस को जो है वो बैन किया गया था, फर्स्ट फेज के अंदर बहुत बाद में आकर किया था, बट सेकंड फेज में जब गांधी जी वापस लौटे 29 दिसंबर को, तो 4 जनवरी को ही गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया, और साथ ही के साथ जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस की प्रोविंशियल कमेटीज थी उनको बैन कर दिया गया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। तो वो एक मोमेंटम बनाने का जो एक पीरियड था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल नहीं पाया, और
जो भी मूवमेंट रही थी उसको बहुत ही ब्रूटली सप्रेस किया गया, जिसकी वजह से गांधी जी ने जो अप्रैल में फाइनली जो था उसको विड्रॉ कर लिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। बट इसकी एक डेवलपमेंट आपको एक चीज समझ में आएगी कि अभी तक जो लोगों के मन में जो डर था ब्रिटिशर्स को लेकर के वो कहीं ना कहीं निकल चुका था, ठीक है। अभी जो वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं थे, आज भी अगर आप बात करें कि जब भी हम बात करते हैं कि किसी ना किसी मूवमेंट से रिलेटेड या कोई स्ट्राइक से रिलेटेड कोई ना कोई जब जेल जाता है, तो जब वो जेल से निकल के बाहर आता है तो वो एक एज अ प्रिजनर नहीं होता, वो एक एज अ लीडर निकल के बाहर आता है। तो सेम एज दैट इन केस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि जो भी लोग जो थे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के केस के अंदर जो वो गए थे जेल के अंदर, जब वो बाहर निकल करके आए वो एज अ लीडर निकल करके आए थे, ठीक है। तब पीपल हैड बीन कॉट डाउन बाय सुपीरियर फोर्सेस, की जो लोगों को जो था काउ डाउन कर लिया गया था, उनको दबा दिया गया था। बट दे हैड नॉट लॉस्ट पॉलिटिकल फेथ इन द कांग्रेस, बट जो उनका पॉलिटिकल फेथ था वो कांग्रेस के अंदर वो उन्होंने लूज नहीं किया था, और वो अपने दिलों में कहीं ना कहीं वो फ्रीडम को वो अटेन कर चुके थे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कम्युनल अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने बात करी कि माइनॉरिटी पैक्ट की बात की गई थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो उसी का आगे बढ़ाते हुए तो 16 अगस्त 1932 को जो था वो कम्युनल अवार्ड जो था वो घोषित कर दिया गया था, जिसके अंदर जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो मुस्लिम लीग, डिप्रेस्ड क्लासेस, सिक्स, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस और बॉम्बे के जो मराठा थे उनको प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। बट गांधी जी को जैसे जिस तरीके से गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, तो गांधी जी ने इस कम्युनल अवार्ड के खिलाफ जो था वो फास्ट अनटू डेथ जो था वो स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो गांधी जी का ये बोलना था एक्चुअल में कि डिप्रेस्ड क्लासेस जो अनटचेबिलिटी है, ठीक है, जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन डिप्रेस्ड क्लासेस के साथ किया जाता है, तो वो कम्युनल अवार्ड को आप देने से, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देने से आप उसको खत्म नहीं कर सकते, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। आज भी हम देखेंगे कि जो रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है, बट इनफैक्ट आफ्टर 70 ईयर जो है वो रिजर्वेशन तो प्रोवाइड की गई है, बट वो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जिस कारण से वो दी गई थी वो कारण अभी तक जो हम अचीव नहीं कर पाए हैं। वो जो डिस्क्रिमिनेशन जो था वो डिप्रेस्ड क्लासेस के साथ होता है कि इनफैक्ट 70 साल के बावजूद भी वो जो न्याय था वो उनको अभी तक वो न्याय नहीं मिल पाया। तो गांधी जी का भी उस वक्त यही बोलना था कि सेपरेट अवार्ड दे करके कि जो आप उनको जो है स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी जो आप दे रहे हो, आप उसको एक हिंदू जो मेजोरिटी है, ठीक है, जो हिंदू है उनसे आप उनको अलग करके देख रहे हो, तो उनसे जो उनका जो न्याय है, जो जस्टिस है वो उनको नहीं मिल पाएगा। तो गांधी जी ने क्या किया, वो फास्ट एंड टू डेथ पर चले गए, ठीक है। अब बी आर अम्बेडकर साहब और गांधी जी के बीच में जो है वो पूना पैक्ट साइन होता है। तो गांधी जी तो सभी के प्यारे थे, ठीक है। गांधी जी जब डेथ पर गए तो बाकी के जो लीडर्स थे, जो मदन मोहन मालवीय साहब हों, उनके कहने पर जो था वो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जो डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट करते थे, जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उनमें पैक्ट साइन होता है, क्योंकि पूना पैक्ट को के रूप में भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी उसको अबंडन कर दिया जाता है, उसकी जगह पे रिजर्वेशन ऑफ सीट जो थी उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। 71 से लेकर 147 जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो है वो रिजर्वेशन ऑफ सीट जो है डिप्रेस्ड क्लासेस को दी जाती हैं, और 18% इन टोटल इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर की 3% सीट्स जो थी वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, उन्हें भी पूछ सकते हैं कि पूना पैक्ट कैसे साइन हुआ, किसके बीच में साइन हुआ, क्यों साइन हुआ, तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी जो डेवलपमेंट थी, उसमें जो डिस्कशन हुई उसके बेस पे, और जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके बेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आई एम एक्सपेक्टिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, कि मैं इस साल जो है 1935 से तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें मोस्ट प्रोबेबली, फिर मैं वही चीज़ बोलूँगा कि एग्जाम मैंने सेट नहीं किया है, ठीक है, ना ही अभी पीछे किसी मेंबर ने सेट किया है, इट इज़ माई
ये आप बोल लीजिए मेरी एक इंस्टिंक्ट है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है एक क्वेश्चन वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा सकता है। तो इसके जो प्रोविजन थे वो देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, की ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई, जिसके अंदर जो सभी जो स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस हैं, जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हैं, जो प्रिंसिपल स्टेट्स हैं, उनको सबको मिला करके एक एस्टेब्लिशमेंट किया जाए ऑल इंडिया फेडरेशन की। फेडरल लेजिस्लेचर हो जिसमें दो चैम्बर्स हो, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली। और इनके बीच में जो लिस्ट है, ठीक है, जो प्रोविंसेस और जो सेंटर के बीच में जो लिस्ट है उसको जो है डिवाइड कर दिया जाए कि फेडरल लिस्ट हो। आज भी हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 7 शेड्यूल है इसमें 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड एज वेल एज कॉन्करेंट लिस्ट। तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो थी 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट जो थी वो प्रोवाइड की गई थी। फेडरल स्टैट्यूटरी लिस्ट, जो फेडरल जो जो सेंटर होगा, ठीक है, जो फेडरल सॉरी असेंबली होगी वो फेडरल लिस्ट के ऊपर जो है वो कानून बनाएगी। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट एंड कॉन्फरेंस लेजिस्लेटिव लिस्ट। और जो बाकी की जो रेजिडरी पावर है वो डिस्कशन में रखा गया था गवर्नर जनरल की। जो डीआरकी जो प्रोवाइड की गई थी 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, उसको अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। जो प्रिंसिपल था कम्युनल इलेक्टोरेट का, कम्युनल इलेक्टोरेट प्रिंसिपल था, उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड लेबर के लिए, ठीक है, वुमेन एंड लेबर के लिए। अब ये चीज ध्यान में रखनी है, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो आउटकम्स थी उसमें वुमेन और लेबर नहीं थी। किस तरीके से यूपीएस मैथ, दैट इज भाई मैं आपको साथ साथ ये चीजें बता रहा हूँ कि किस तरीके से कंफ्यूजन की जा सकती है कि सेकंड राउंड टेबल में जो माइनॉरिटी पैक्ट के अंदर वुमेन का जो बात नहीं की गई थी, वुमेन की बात जो थी कम्युनल इलेक्टोरेट में कब की गई है 1935 के एक्ट के अंदर। अब वो आपसे पूछ लेंगे कि वुमेन को सेपरेट इलेक्टोरेट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था, वो स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। फ्रेंचाइजेस थी जो वोटिंग करने की, वो अबाउट 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गेटिंग, जो वो थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया था और एक फेडरल कोड का बनाया गया था अभी भी। बट जो फेडरल कोड के बनाने के बावजूद जो प्रीवी काउंसिल थी यूके में वो अभी भी फेडरल कोड को डोमिनेट करती थी, ठीक है। तो ये मोस्टली प्रोविजन से 1935 एक्ट के। अब 1937 में प्रोविंशियल कांग्रेस, सॉरी जो प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज है उसके जो प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर कांग्रेस जो है वो बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आती है। वो अपने 6 प्रोविंसेस में मेजोरिटी के अंदर जो है उनको वोटिंग मिलती है और 2 प्रोविंसेस के अंदर वो कोalition की गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनती है। 8 प्रोविंसेस में जो है कांग्रेस की मिनिस्ट्री, 8 प्रोविंसेस कांग्रेस की मिनिस्ट्री जो है, कांग्रेस जो है वो रूल कर पार्टी जो है वो पावर में आती है। बट उसके अलावा जो 3 जो प्रोविंसेस थे उसमें सिंध में यूनाइटेड सिंध पार्टी, अल्लाह बख्श फ्रॉम गवर्नमेंट जो थे, अल्लाह बख्श जो है सिंध के अंदर पार्टी की जो यूनाइटेड सिंध पार्टी थी उसमें गवर्नमेंट बनाते हैं। पंजाब में यूनिनिस्ट पार्टी खिजर हयात खान साहब, और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी फजलुल उल हक, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि तीनों ही पार्टी जो थी वो मुस्लिम जो लीडर्स थे उनको लीड कर रहे थे। बट मुस्लिम लीग जो है वो उसका जो परफॉर्मेंस रहती है 1937 के इलेक्शन में वो बहुत ही बुरी रहती है, ठीक है। वो कहीं भी जो है गवर्नमेंट जो है वो नहीं बना पाती और जो उनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बहुत कम रहता है, नियरली 4.4% जो है उनको वोटिंग जो है वो मिलती है। अब 1937 का जो इलेक्शंस रहे थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे थे। इसका जो आपको जो आइडिया मिलेगा वो आगे जा करके मिलेगा क्यों 1937 जो इलेक्शन रहे थे वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थे। चलिए वो भी आगे आपके सेशन में आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि वो रीज़न क्या थे। अब 27 मंथ का कांग्रेस का रूल रहता है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का, ठीक है। उसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है कि 27 महीने उन्होंने राज तो किया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी उनको जो प्रोवाइड की गई थी 1935 के एक्ट के अंदर। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मीन कि जो प्रोविंसेस है वो बाहर की जो इंटरफेरेंस है, आउटर इंटरफेरेंस से वो आज़ाद रहेंगे, ठीक है। किसी तरीके की इंटरफेरेंस तो ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल ही इंटरफेरेंस नहीं की नहीं होगी, बट टू सम एक्सटेंट बहुत सारे मैटर्स में उनको जो थी ऑटोनॉमी वो प्रोवाइड कर दी गई थी। अब जब प्रोविंसेस के अंदर जो है वो गवर्नमेंट बनी तो पब्लिक लिबर्टी, आज़ादी क्या होती है लोगों को वो देखने को मिला। जो सिविक लिबर्टीज़ के ऊपर, जो प्रेस के ऊपर या जो और भी बहुत तरीके से
जो पब्लिक से सिविल लिबर्टीज को सप्रेस किया जाता था, उसके जो जो कर्व्स थी उसको हटा दिया गया। रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रेस, जो प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी उसको लिफ्ट किया गया। जो पॉलिटिकल प्रिजनर जो 1934 के अंदर जो जिनको अरेस्ट किया गया था उनको रिलीज किया गया। लिफ्टेड बैन फ्रॉम सेवरल इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बुक्स एंड जर्नल्स, कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिनको इलीगल जो था वो घोषित कर दिया गया था, उससे बैन लिफ्ट जो बैन था उसको लिफ्ट किया गया। जो ऑफिशियल थे जो एसोसिएटेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ, उनके जो पेंशन थे उनको रेस्टोर किया गया। तो जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है, ठीक है, तो जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में, वो विदाउट इंडियन की जो बिना इंडियन गवर्नमेंट के, जो बिना किसी इंडियन लीडरशिप के इंडिया को एज अ पार्टी टू वॉर डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। तो इसका जो है विरोध करने के लिए कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है वो रिजाइन कर देती है। और बट जिस दिन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री 27 अक्टूबर कांग्रेस मिनिस्ट्री जब रिजाइन करती है 1939 में, तो उस दिन जो है वो मुस्लिम लीग डे ऑफ डेलिवरेंस मनाती है, ठीक है। अब डे ऑफ डेलिवरेंस अभी तक जो था वो कांग्रेस मिनिस्ट्री, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो एक इलेक्शन लड़ा था 1937 का, वो सेम मैनिफेस्टो पे लड़ा था, ठीक है, सेम मैनिफेस्टो पे लड़ा था। दोनों की दोनों जो पार्टीज थी वो एक दूसरे के खिलाफ जो थी, एक दूसरे के खिलाफ 1937 के इलेक्शन में नहीं बोलनी थी, ठीक है। और उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि वट एवर विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इलेक्शन वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट, कि हम जो है किसी भी तरीके से जो रिस्पॉन्स रहे या रिजल्ट रहे, आउटकम रहे जो इलेक्शंस की, हम जो है मिलकर के जो सरकार को बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि जब कांग्रेस ने रिजाइन किया 27 मंथ रूल के बाद, तो मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डेलिवरेंस बनाया। चलिए उसके लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे कि वो रीजन क्या थे, ठीक है। तो हिस्ट्री में जाने से पहले ये थोड़ा सा आपको ये जो मेन उस वक्त की जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स थी 1938 और 1939 की, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो भी जो मैंने आपको बात की कि किस तरीके से डे ऑफ डेलिवरेंस मनाया, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आगे आने वाला जो टॉपिक है हमारे पाकिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड, किस तरीके से कि सेपरेट जो थी इलेक्टोरेट की डिमांड से लेकर के, ठीक है, कैसे सेपरेट स्टेट की तरफ जो थी वो डिमांड चली गई, उसके रीजंस क्या थे वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि राइजेस ऑन मेथड ऑफ स्ट्रगल। अभी तक जो था गांधीयन फेज जो था अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अभी आने वाला टाइम भी जो था गांधीयन फेज का ही रहेगा। बट जैसे हमने डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं जो था, जो यंग लीडरशिप थी वो डायरेक्ट स्ट्रगल की डिमांड कर रही थी कि एक आर्म रिवोल्ट के द्वारा या किसी एक डायरेक्ट जो स्ट्रगल से उनको जो है ब्रिटिशर को देश से निकाल दिया जाए, ठीक है। और गांधी जी जो थे वो अभी भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, जैसे वो खादी हो या फाइटिंग फॉर अगेंस्ट अनटचेबिलिटी हो, तो इस तरीके की डिमांड जो थी वो चल रही थी। कभी इस बीच में सुभाष चंद्र बोस जो थे वो एक बहुत बड़े लीडर लेफ्ट विंग के जो है उभर करके सामने आते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट स्ट्रगल जो कि एक आर्म्स के द्वारा, ठीक है, आर्म्स जो स्ट्रगल के द्वारा जो था ब्रिटिश को इंडिया से निकालना चाहते थे। तो 1938 में हरिपुरा सेशन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस, नेशनल प्लानिंग कमेटी, हमने देखा होगा कि जो बाद में भी जो प्लानिंग कमीशन बनता इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद, तो जिस तरीके से 5 ईयर प्लान बनाया जाता था, तो इसकी जो बेस था वो नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में हरिपुरा सेशन में ही रखी गई थी। अब मे भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी वो किस सेशन के अंदर जो थी इस्टेब्लिश की गई थी। जो उसके फर्स्ट चेयरमैन थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हरिपुरा सेशन में प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस, बट जो प्लानिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट रहे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे, ठीक है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस फैक्ट के अंदर। तो 1939 में फिर से सेशन आता है, ठीक है। इसमें सुभाष चंद्र बोस फिर से अपने आप को जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में देखते हैं, ठीक है। वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। बट गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, ठीक है। वो एक दूसरे के, उनकी कोई इंडिविजुअल कोई एक दूसरे का दुश्मनी नहीं थी, बट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। जैसे हमने बात करी क्राइसिस ऑफ मेथड ऑफ स्ट्रगल, कि सुभाष चंद्र बोस जो था वो डायरेक्ट स्ट्रगल की डिमांड करते थे कि आर्म मूवमेंट्स के थ्रू जो है ब्रिटिशर को निकाल दिया जाए। पर गांधी जी अभी भी, आपको पता है कि नॉन वायलेंस का जो उनका जो मेथड था सत्याग्रह का, उसी के ऊपर वो अब बने हुए थे, ठीक है। तो अगेन सुभाष चंद्र बोस जो है
वो प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके अंदर जो गांधी जी के जो जो उनके आप कह लीजिए शिष्य कह लीजिए पताबी सीतारमन, गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अपने जो शिष्य है उनको खड़ा करते हैं, पताबी सीतारमन जी को। बट इसमें भी सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो विनिंग जीत जाते हैं। बट जब सुभाष चंद्र बोस जी को जो है अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो जो जो उस टाइम का जो प्रेसिडेंट होता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो नॉमिनेट करता था। जब कांग्रेस को जब सुभाष चंद्र बोस जी को बोला गया कि आप जो है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी का जो प्रेसिडेंट जो वर्किंग कमेटी है उसको नॉमिनेट कीजिए, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला कि फिर वही आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए थे कि मैं जो है वो डायरेक्ट स्ट्रगल की डिमांड करता हूँ, जो उसका चेहरा रहेंगे गांधी जी रहेंगे। और गांधी जी ने डिमांड की कि अगर चेहरा मैं रहूंगा तो मेथड भी मेरे तरीके से होगा। बट इस तरीके से जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट का जो पद है उससे वो इस्तीफा दे देते हैं, रिजाइन कर देते हैं। और 1939 में वो बंगाल में जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक को एक एसोसिएशन है, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक, उसको एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। अब गांधी जी के जो जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, तो गांधी जी जिनको लेकर के आए थे तभी सीतारमन जी को, वो तो हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी रिजाइन कर देते हैं। तो इस केस में प्रेसिडेंट कौन बनता है त्रिपुरी सेशन के अंदर? विजेंद्र प्रसाद। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जैसे लाहौर सेशन हो गया, ठीक है, हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो है नागपुर सेशन की बात करी थी, तो त्रिपुरी सेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा भी हमारा एक पूरा का पूरा सेशन जो है वो रहने वाला है इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट मिशन सेशंस के ऊपर, उसमें भी हम इसको जो है बहुत इलेबोरेटली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब जैसे मैंने बात करी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो छिड़ जाती है इसी बीच में। इंपीरियलिज्म, जो नाजिस्ट फोर्सेस और जो जो फैशिस्ट फोर्सेस के अंग्रेज जो अलाइड पावर्स हैं, ठीक है, तो जैसे ही जर्मनी जो है पोलैंड के ऊपर आक्रमण करता है और बाद में जो उनको वेस्टर्न फ्रंट खोलता है बेल्जियम के ऊपर जो अटैक करता है जर्मनी, तो उस केस के अंदर जो है ब्रिटेन जो है वो जर्मनी के अंगेज जो है वो एक वॉर का जो बिगुल है वो बजा देता है, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो विदाउट इंडियन की कंसल्ट किए बिना जो ब्रिटेन जो है वो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में, वो इंडिया को एज ए वॉर पार्टी डिक्लेयर कर देता है। तो इसके विरोध में जो है कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है 12 दिसंबर 1939 को 27th मंथ रूल के बाद जो है वो रिजाइन कर देती है और मुस्लिम लीग जो है वो सेलिब्रेट करती है डे ऑफ डेलीवरेंस, ठीक है। अब इसके पीछे जैसे हमने डिस्कस किया कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक पूरे की पूरी एक मूवमेंट रही है, ठीक है। किस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड सेपरेट स्टेट की तरफ जाते हैं या पाकिस्तान की डिमांड जो है वो रखी जाती है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट फेज रहेगा पाकिस्तान मूवमेंट का 1885 से लेकर 1937 तक। एक्चुअली 1937 तक जो था वो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की डिमांड जो थी वो नहीं रखी गई थी बाय जो पर्सनैलिटी फेमस पर्सनैलिटी थी, चाहे ये मुस्लिम लीग के जो फेमस लीडर थे, मोहम्मद अली जिन्ना की भी बात अगर हम बात करेंगे आगे आप चल के देखेंगे कि जब रहमत अली पाकिस्तान की जो डिमांड वो जो रखते हैं, तो जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब कहते हैं कि अब आजकल के बच्चे डिसाइड नहीं करने वाले कि पाकिस्तान की इंडिया की जो 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 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है, जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो किस तरीके से चलेगी, ठीक है। तो 1937 तक कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि जो पाकिस्तान की डिमांड जो थी वो फेमस पर्सनैलिटीज के द्वारा रखी जाए, ठीक है। तो फर्स्ट फेज रहा था 1885 से लेकर के 1937 तक का, वो ऐसा रहा था कि जो मुस्लिम इंटरेस्ट है वो डेंजर में है, ठीक है, मुस्लिम इंटरेस्ट जो है डेंजर में है। और उससे पहले जो था वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स ने ही डिमांड रखी थी सेपरेट स्टेट की। तो फर्स्ट टाइम जो सेपरेट स्टेट की डिमांड जो रखी गई थी वो अब्दुल सत्तर और अब्दुल जब्बार साहब, जो मॉस्को में सेकेंड इंटरनेशनल हुआ था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, उसमें जो थी डिमांड रखी गई थी 1915 के अंदर, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद इकबाल साहब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पॉइंट ऑफ व्यू, पोइट, बहुत बड़े महान हस्ती मोहम्मद इकबाल साहब 1930 में, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि इस तरह की डिमांड के साथ जो इनकी जो महानता थी वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है थोड़ी बहुत, कि सेपरेट इलेक्टो सेपरेट सेशन की जो सेपरेट स्टेट की डिमांड जो थी इनके द्वारा की गई थी इलाहाबाद सेशन 1930 में। और चौधरी रहमत अली, ठीक है, इन्होंने जो पाकिस्तान की जो एक्चुअल टर्म थी, पाकिस्तान की जो एक्चुअल सेपरेट स्टेट की डिमांड तो की गई थी पहले भी अब्दुल सत्तर और मोहम्मद इकबाल के द्वारा, पर जो टर्म थी पाकिस्तान वो फर्स्ट टाइम किसने कॉइन की थी? रहमत अली, ठीक है, लंदन में पढ़ते थे ये यूके के अंदर।
तो इन्होंने फर्स्ट टाइम 1933 के अंदर जो थी डिमांड रखी थी, कॉइन की थी टर्म पाकिस्तान की। और उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था आजकल के बच्चे जो हैं हमें नहीं बताएंगे कि किस तरीके से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को या इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को चलाना है, ठीक है। तो अब सेकंड फेज जो आता है 1937 से 1947 तक का, ये सेकंड फेज है इंडियन जो है पाकिस्तान मूवमेंट का। फर्स्ट फेज में सेपरेट स्टेट की डिमांड नहीं की गई थी बाई इंडिविजुअल, ये थोड़े बहुत इंडिविजुअल से इनके द्वारा तो की गई थी, बट जैसे मैंने बात की कि फेमस पर्सनैलिटी जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे उनके द्वारा। बट 1937 के अंदर जैसा हम डिस्कस किया कि जो उन्होंने इलेक्शन जो था मुस्लिम लीग एज वेल एज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक साथ मिलकर के लड़ा था, चाहे अलग अलग तरीके से लड़ा था, बट उनका मैनिफेस्टो सेम था, ठीक है, उनके जो इश्यूज थे वो मेनली सेम थे। बट 1937 के अंदर जब रिजल्ट आता है और कांग्रेस जो है वो 8 प्रोविंसेस के अंदर अपनी पार्टी बनाती है और मुस्लिम लीग अपना खाता भी नहीं खोल पाती, तो मुस्लिम लीग और उन्होंने जैसे डिसाइड किया था कि कुछ भी आउटकम रहे कि वो मिलकर के कांग्रेस जो मिलकर के जो है वो जो गवर्नमेंट का फॉर्म करेंगे। बट कांग्रेस ने जो था वो मुस्लिम लीग की डिमांड को इसलिए खारिज कर दिया कि मुस्लिम लीग जो थी वो वोटिंग जो उनको वोट्स मिली थी वो सिर्फ नॉमिनल वोट्स मिली थी 4.4%, कि हम ऐसी पार्टीज को जो है वो पावर में नहीं लेकर आ सकते जिसको जो है जनता ने ही, ठीक है, जनता जनार्दन होती है, जब किसी चीज को जनता ने ही किसी चीज को नेग्लेक्ट कर दिया है तो उनकी मर्जी के खिलाफ हम कैसे किसी पार्टी को जो है गवर्नमेंट में लेकर के आ सकते हैं। तो मोहम्मद जो मुस्लिम लीग के जो मेन लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उन्होंने कांग्रेस को बहुत सारी चिट्ठियां लिखी बट उनका कोई जवाब नहीं मिला, ठीक है। तो 1937 के बाद जो मुस्लिम लीग का जो स्टैंड था सेपरेट इलेक्टोरेट से वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया था। जैसे मैंने बात करी कि मुस्लिम इंटरेस्ट जो था वो डेंजर में था 1937 से 1885 से लेकर के 1937 तक। बट अब जो था किस तरीके से चेंज लाया गया, अब मुस्लिम इंटरेस्ट वाज नॉट इन डेंजर बट इस्लाम धर्म को कह दिया गया कि अब कहीं ना कहीं इस्लाम जो है वो डेंजर में है, ठीक है। तो उसके बाद 1940 का जो लाहौर रेजोल्यूशन होता है उसमें जो थी मुस्लिम लीग की तरफ से पाकिस्तान की डिमांड रखी गई थी। अब 1937 के बाद इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई थी वो हुई थी 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर। उसमें क्या किया था जो डिमांड जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जिससे हमने डिस्कस किया था लॉन्च करने का मेन इशू तो खिलाफत इशू था, बट गांधी जी ने विदाउट खिलाफत लीडर्स की डिस्कस किए बिना जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको विड्रॉ कर दिया था। तो कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने के बाद मुस्लिम्स को ये लगा था कि उनके साथ बैक स्टैप किया गया है, उनकी जो पीठ में छुरा घोपा गया है। तो उसके बाद जो था मुस्लिम्स की पार्टिसिपेशन आने वाले टाइम के अंदर किसी भी कांग्रेस की मास मूवमेंट में वो बहुत इनफैक्ट नेक्स्ट टू बिल्कुल जीरो तो नहीं कहेंगे बट हाँ जो उनकी जो मेन लीडर्स होते थे मुस्लिम लीग के वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी भी मास मूवमेंट के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। तो 1922 के बाद जो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो रास्ते जो अलग अलग हुए थे वो 1937 में आकर के इंडियन जो कांग्रेस की मिनिस्ट्री के इलेक्शंस के बाद बिल्कुल ही एकदम से अलग हो गए, जो कि आज तक कभी नहीं मिले और एक दूसरे के साथ 1947 में इतने अलग हो गए कि पाकिस्तान एक अलग कंट्री के रूप में जन्म लेता है, ठीक है। इसके बाद से ही 1937 के बाद से ही 1940 के बाद से ही पाकिस्तान की डिमांड रहेगी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो डिमांड करेगी कि ब्रिटिश को बाहर निकालो, उसके बाद जो हम डिसाइड करेंगे क्या होना है क्या नहीं होना। बट मुस्लिम लीग की डिमांड जो थी अब से वो यही रहने वाली है कि पहले पाकिस्तान मिलेगा उसके बाद बाकी की बात की जाएगी, ठीक है। तो आने वाली जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स होगी वो इसी बेस के ऊपर रहने वाली है। अब वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो छिड़ चुकी है, ठीक है। अब इंडियंस को पार्टिसिपेशन तो इंडियंस का बहुत जरूरी है सॉरी। अब इंडियंस का पार्टिसिपेशन जो है वो गवर्नमेंट का इंडियंस का वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर लाने के लिए वो बहुत जरूरी है, ठीक है। चाहे इंडियंस जो है वो चाहे वो आर्मी के रूप में हो या टैक्स के रूप में हो तो उनका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो उनको इंडिया से कोऑपरेशन के लिए जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर, इसको अगस्त ऑफर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को उनको एक बार फिर से रखा था, ठीक है। बट जैसे हमने देखा डिस्कस किया कि 1929 के बाद हम तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो सिर्फ एक ही बात पे बात करती थी कि फुल फ्रीडम, हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए
आपसे, ठीक है। पूरी पूर्ण स्वराज की डिमांड जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस करती थी। इसके अलावा जो आप बात करेंगे वो सब बकवास है, हमें कुछ नहीं सुनना, ठीक है। और अगस्त ऑफर में क्या डिमांड की? एक्सपेंशन ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ इंडियंस हो गया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो रहेगी वाइसराय की उसको एक्सपेंड किया जाएगा, उसमें मेजोरिटी ऑफ इंडियंस रहेगी। एंड नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज, कि माइनॉरिटीज कंसेंट के बिना कोई फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। अब कांग्रेस ने तो रिजेक्ट कर दिया था इस ऑफर को, क्योंकि उनकी जो डिमांड थी पूर्ण स्वराज की उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। और मुस्लिम लीग ने कहीं ना कहीं जैसे कि कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज को रखा गया, तो मुस्लिम लीग ने वेलकम किया था अगस्त ऑफर को। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब गांधी जी जो है वो, अब वर्ल्ड वॉर 2 तो चल रही है, बट गांधी जी इसका फायदा नहीं उठाना चाहते थे। वर्ल्ड वॉर 2 का गांधी जी जो है फायदा नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि गांधी जी को ये पता था कि जो अलाइड पावर्स का जो एम है, ठीक है, फैसिस्ट पावर जो नाजिस्ट पावर के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं वो अपने जगह पर सही है, ठीक है। वो जो जिस तरीके की जो लड़ाई चल रही थी उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते थे। बट साथ ही के साथ वो ब्रिटिशर्स को ये भी नहीं दिखाना चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है या जो इंडियन कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ गई है, या जो उनकी जो डिमांड है वो उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो एक फुल फ्लैज मास स्ट्रगल जो है वो लॉन्च करने के की जगह पर गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, कि जो उसको लॉन्च करने का डिसाइड करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर सत्याग्रह जो है वो किया जाएगा, सिविल डिसोबीडियंस जो है वो किया जाएगा इंडिविजुअल बेसिस पे। जो फर्स्ट जो गांधी जी ने फर्स्ट पर्सन जो चुना था वो विनोबा भावे जी को चुना था, ठीक है। और जो सेकंड रहे थे वो नेहरू जी रहे थे। विनोबा भावे जी के अरेस्ट के बाद जो थे, जो सेकंड पर्सन जो रहे थे वो नेहरू जी रहे थे। और 1941 तक 25,000 पीपल्स को जो थे को कन्विक्ट किया गया था अंडर इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस के अंदर, ठीक है। तो अब आपको क्रोनोलॉजी भी इसकी जो पता होनी चाहिए, आपको क्रोनोलॉजी का भी जो है साथ साथ पता होना चाहिए कि किस तरीके का इलेक्शन हुए, कब डे ऑफ डेलीगेंस में आएगा। वो मे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्रोनोलॉजी अरेंज द फॉलोइंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। चलिए, there would be provision for any province of British India not prepared to accept this constitution either to। अब इसके अंदर जो भी प्रोविजन, एक प्रोविजन ये रखा गया था कि जो भी प्रोविंसेस हैं जो इसके प्रोविजंस को नहीं मानते तो वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीग की जो एक जो था वो बाल्कनाइजेशन का जो प्लान था वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया गया था कि कोई भी अगर प्रोविंस नहीं मानेगा तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो बना सकता है। बट क्रिप्स मिशन भी जो इसके जो एफर्ट्स थे वो लगाने में फेल हुआ। गांधी जी डिस्क्राइब द क्रिप्स मिशन एज ए पोस्ट डेटेड चेक एज नो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, जिससे इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर की डिमांड जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी डिमांड कर रहे थे, ठीक है। पूर्ण स्वराज की डिमांड जो वो उनकी चल रही थी, तो उनकी जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, तो जिसकी वजह से इन्होंने एक्सेप्ट करने से उनको मना कर दिया था। और मुस्लिम लीग ने भी क्रिटिसाइज किया था क्योंकि जिस तरीके से उनकी जो डिमांड थी पाकिस्तान की, उसको एक सिंगल इंडियन यूनियन की डिमांड जो रखा गया था, तो वो उसके लिए वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। क्लियर? तो ऑफिसर्स ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपका जो आज का जो सेशन है आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज का सेशन जो है वो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट
नॉट टू वरी, हमने आज बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। हम आगे अगर 1 या 2 सेशन में हम जो है अपना जो आज़ादी का जो डे है वो बहुत जल्दी 15 अगस्त 1947 को लाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद से जो है उसके अलावा जो सेशन रह जाएंगे, उसके अलावा भी 1947 में आज़ादी के बाद के अलावा भी 3-4 टॉपिक्स ऐसे इंपॉर्टेंट हो गए, बट वो चाहे वो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हो, पीजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स हो, या इम्पोर्टेंट कमीशन हो, चाहे वो प्रेस पॉलिसी से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कमीशन हो, ठीक है, या सिविल सर्विसेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कमीशन हो, तो वो अलग रह जाएगा, अलग टॉपिक होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो है हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हम क्वेश्चन साथ साथ डिस्कस किया करेंगे उसके अलावा भी, ठीक है। आई होप आपका आज का सेशन जो है वो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो चलिए आज का सेशन जो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अभी पीडीएफ के साथ इसी तरह जुड़े रहिए, और प्लीज़ अगर सेशन को आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।